हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फास्ट से क्या मतलब है? फास्ट से मतलब ये होता है कि इसके जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हम फास्ट रेट पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसा कि हर रिएक्टर में हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन जो होता है वो फ्यूल से टकराते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो फ्यूल होगा वो हमेशा क्या होगा, न्यूट्रॉन से टकराएगा। तो अब इसमें क्या होगा, प्रोसेस इसलिए इसमें फास्ट हो रही है क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी मॉडरेटर का यूज नहीं कर रहे हैं। मॉडरेटर क्या काम करता है कि जो हमारी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो होती है उसको क्या करता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी गति को क्या करता है, धीमा करता है। न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है उसको स्लो कर देता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मॉडरेटर यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो न्यूट्रॉन होगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और जिससे क्या होगा, साथ ही मॉडरेटर नहीं यूज करने का एक और फायदा है कि इससे क्या होगा, रिएक्टर का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा और रिएक्टर एकदम छोटे साइज में कहीं पर भी फिट किया जा सकता है। तो अब देखते हैं ब्रीडर। ब्रीडर क्या होता है, इसका नाम ब्रीडर क्यों रखा गया है? ब्रीडर का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन यानी हो गया, जितना हम फ्यूल डालते हैं उससे कहीं ज्यादा फ्यूल जनरेट होता है इसके अंदर। साथ ही हम बहुत तरह के इसके अंदर फ्यूल बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। साथ जैसे एग्जांपल देखते हैं कि यूरेनियम 235 है, ठीक है, यूरेनियम 235 है। अगर उसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक यूरेनियम 238 की लेयर बना देंगे, यानी एक ब्लैंकेट की तरह हम क्या करेंगे, यूरेनियम 238 चारों तरफ इसके लगा देंगे। तो हम देखते हैं कि जब यूरेनियम 235 जब न्यूट्रॉन जो है जब इनसे टकराता है तो दो तरह की प्रोसेस होती है, या दो तरह की क्या होती है, रिएक्शन होती है। जब न्यूट्रॉन 235 से टकराता है तो क्या होता है, हमें डायरेक्ट हीट या ऊर्जा मिल जाती है और उसको जनरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। लेकिन जो यूरेनियम जो हमारा 238 है वो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसके लिए एक रिएक्शन होती है। जैसे यूरेनियम 238 जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है प्लूटोनियम 239 में। यानी यहाँ पर यूरेनियम 238 क्या है, फर्टाइल मटेरियल है, जो कन्वर्ट किस में होता है, फिजाइल मटेरियल में। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो रिएक्टर्स हैं वो फर्टाइल मटेरियल को काम में नहीं लेकर फिजाइल मटेरियल को ही काम में लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें प्लूटोनियम का यूज करना पड़ा। और साथ ही क्या होगा, ऊर्जा भी रिलीज होगी। अब हम देखते हैं कि प्लूटोनियम जो होता है वो हमें ब्रीडिंग मटेरियल के रूप में प्राप्त होता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा जो थोरियम 232 है यानी थोरियम 232 है, उससे हम यूरेनियम 233 बना सकते हैं। फर्टाइल मटेरियल से क्या बनाते हैं, हम फिजाइल मटेरियल बनाते हैं। अब बाकी की जो प्रोसेस और रिएक्शन जो होती है वो सारी किसकी तरह होती है, जो हम आगे जो हम पिछले जो रिएक्टर पढ़ के आए ना, बाकी प्रोसेस उन्हीं रिएक्टर की तरह है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, साथ ही हमारा जो स्टीम जनरेटर है उसका वर्क करने की। लेकिन एक प्रोसेस और डिफरेंट है इसमें। क्या डिफरेंट है इसके अंदर, ये डिफरेंट है कि इसमें हम दो हीट एक्सचेंजर काम लेते हैं। ये डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, एक तो हमारा हीट एक्सचेंजर ये वाला है और दूसरा जो है ये वाला। जो हमारा फर्स्ट वाला हीट एक्सचेंजर है वो क्या है हमारा, इसमें नॉन रेडियो एक्टिव आएगा, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा वो उसको हम बोलेंगे स्टीम जनरेटर, यानी जो फर्स्ट वाला है उसको हम इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं और दूसरे वाले को हम बोलते हैं स्टीम जनरेटर। ठीक है, ये इंटरमीडिएट मतलब कि एक मीडियम का वर्क करेगा, बल्कि एक्चुअल वर्क कौन करेगा, हमारा जो स्टीम जनरेटर जो हमारा सेकंड वाला है, सेकंड वाला वर्क करेगा। इसी से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और यही हमारा टरबाइन के थ्रू, कपलिंग के थ्रू जनरेटर से जुड़ा हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कूलेंट क्या वर्क, कूलेंट जो होता है वो क्या काम में लेंगे। कूलेंट जो हम काम में लेंगे वो लेंगे हम लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन का जो द्रवित फॉर्म है वो इसमें हम काम में लेंगे। उसको हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। N2 को हम हाई टेम्परेचर पर मेंटेन रखेंगे। और जब इससे जो हमारी हीट निकलेगी, ठीक है, जो हीट निकलेगी वो क्या करेगी, उसको मेटल से लिक्विड में कन्वर्ट करेगी। यहाँ पर मेटल जो होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट करेगी और जो हमारा यहाँ पर जो हमें Na होगा वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, अब जो हम क्या बोलते हैं कि ये हम इंटरमीडिएट क्यों लगाते हैं, इंटरमीडिएट हम इसलिए लगाते हैं, जो हमारा द्रवित N2 जो है
वो यहाँ पर रेडियो एक्टिव रहता है, और जैसे ही हम इंटरमीडिएट से गुजारते हैं तो ये नॉन रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम इंटरमीडिएट एक्सचेंजर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये रेडिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और N2 जो होगा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है उनका उत्सर्जन स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा पूरी वर्किंग जो है वो फेल हो जाएगी। इसीलिए हमें इंटरमीडिएट एक्सचेंजर लगाना जरूरी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा ये द्रवित N2 जो है, द्रवित N2 जो है वो हमारा जाएगा फर्स्ट इसमें इंटरमीडिएट रिएक्टर में, फिर नॉन रेडियो एक्टिव में चेंज हो गया, ये हमने देख लिया। अब ये हमारा जो है हमारा प्राइमरी सर्किट है, सेकंड सर्किट में गया, फिर उसके बाद में ये जाएगा स्टीम सर्किट में, जो हमारा स्टीम जनरेटर वाला सर्किट है उसके अंदर जाएगा। उसके अंदर जाने के बाद जो है हमें मिलेगा जो नाइट्रोजन है उसके अलॉय, ठीक है। और अलॉय से क्या होगा, ये क्या होगा, हम स्टार्टिंग में तो क्या रहता है, रेडियो एक्टिव रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये हमारा अलॉय में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर टरबाइन में जाएगा, टरबाइन से क्या होगा, कपलिंग के थ्रू हमारा जाएगा जनरेटर में, और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, और हाउस होल्ड और पावर हाउस में वगैरह में सप्लाई हो जाएगी। साथ ही कुछ जो हमारा जो स्टीम के थ्रू हमें N2 मिला है वो जाएगा किससे, कंडेंसर से जुड़ेगा। अब कंडेंसर जो है हमारा कूलिंग वाटर, कोई भी रिसोर्स उससे जुड़ा होता है, और वो उसको क्या करेगा, कूल करेगा और उसको वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। पंप के थ्रू हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, और फिर ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। साथ ही कुछ N2 इधर भी जाएगा, और फिर पूरी प्रोसेस रिपीट होती रहती है, ऐसे ऐसे रिपीट, ये पूरा रिपीट होता रहता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारे रिएक्टर में हम फ्यूल को सप्लाई देते रहते हैं, फ्यूल की सप्लाई रिएक्टर में देते रहते हैं। और ये इसमें बहुत सारे पंप लगे होते हैं, लो प्रेशर, हाई प्रेशर वाला पंप, ये देखो इधर देखिए आप, ये एक पंप जो है, ये वाला एक पंप जो है हमारा, ये रहा, ये कूलिंग वाटर कंडेंसर से जुड़ा होता है। फिर हाई प्रेशर वाला पंप, ये लो प्रेशर वाला पंप, हाई से लो प्रेशर की तरफ हमारा लिक्विड मूव करेगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये हमने N2 वाला देखा कि अगर हम जो इंटरमीडिएट रिएक्टर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा सोडियम जो है वो अदर पार्ट से रिएक्ट करके क्या होगा, इस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसीलिए इसे हम क्या करते हैं, कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, फास्टली न्यूट्रॉन का यूज करते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा है, और ब्रीडिंग भी करते हैं, मतलब जितना फ्यूल हम देते हैं उससे ज्यादा फ्यूल क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। और साथ में क्या होता है, साथ में एक बात और है कि मॉडरेटर का यूज नहीं होता है, तो इसका साइज भी छोटा होता है। तो टोटली क्या है, ये एक इफिशिएंट और एक ज्यादा प्रोसेस वाला, ज्यादा मतलब फ्यूल को जनरेट करने वाला क्या है, हमारा रिएक्टर है। और इंडिया भी जो है ना अभी क्या कर रहा है, इंडिया जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने पे ज्यादा फोकस कर रहा है। इसीलिए इंडिया ने अपना नया प्रोग्राम, इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें स्टेज 2 और स्टेज 3 को मानक बनाकर अपने रिएक्टर्स का निर्माण कर रहा है। और हाल ही में जो कामिनी कल्पकम, ठीक है, कामिनी कल्पकम में एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण किया गया है, जो कि हमारा क्या है, थोरियम बेस्ड है। थोरियम को हम बेस बनाकर कर रहे हैं, जिसका निर्माण किसने किया है, भाविनी प्लस भारतीय ऊर्जा निगम, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है। और जो हमारा इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब एक बात का कंफ्यूजन और है कि कभी तो मैम आप बोल रहे हो कि द्रवित N2, तो कभी बोल रहे हो आप द्रवित Na, तो दोनों में से आप किसकी वर्किंग समझा रहे हो? मैं दोनों की वर्किंग समझा रही हूँ। जो हमारा कूलेंट है वो द्रवित N2 भी हो सकता है या फिर द्रवित N भी हो सकता है। जो डायग्राम है उसमें केवल सोडियम को शो किया गया है, ओके। हम सोडियम की जगह द्रवित N2 को भी ले सकते हैं, तो आप दोनों को स्टैंडर्ड मानकर समझे। चलो आगे देखते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और जो हमारा तापीय रिएक्टर है, जो हम पहले पढ़ के हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, कि हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर मूव कर रहे हैं हम, कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना रहे हैं हम। तो जो हमारे जो तापीय रिएक्टर थे वो क्या थे और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, इन दोनों में हम देख लेते हैं प्रोज और कॉन्स क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो क्या करता है, नेचुरल जो यूरेनियम है वो भी यूज करता है, साथ में क्या करता है, ये फिजाइल मटेरियल के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम
239 इनका भी यूज करता है। जबकि हमारा तापीय रिएक्टर क्या करता है, नेचुरल यूरेनियम यानी यूरेनियम 235 238 का यूज करता है। और जो हमारा ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इनमें क्या होता है, कोई भी मॉडरेटर का यूज नहीं होता है। तो क्या होता है, इसका साइज बिल्कुल छोटा होता है। जबकि तापीय रिएक्टर जो होता है, इसमें मॉडरेटर भी होता है और साइज क्या होता है, बड़ा होता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में होता है कि जितना हम फ्यूल कंज्यूम करता है, ये जितना फ्यूल हम देते हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जबकि तापीय रिएक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना फ्यूल हम दे रहे हैं वो फ्यूल पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। और साथ ही ये भी है कि जो FBR है यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, वो नाभिकीय कचरा यानी कि न्यूक्लियर जो हमारा वेस्ट है वो कम उत्पन्न करता है। जबकि तापीय रिएक्टर है वो न्यूक्लियर वेस्ट ज्यादा उत्पन्न करता है। जो FBR है उसमें हम कूलेंट के रूप में क्या काम लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। जबकि जो हमारे बाकी के रिएक्टर है उसमें मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, हैवी वाटर यूज करते हैं। और FBR जो है हमारा फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है, उसमें रेडियो एक्टिविटी का उत्सर्जन जो होता है वो कम होता है। जबकि जो हमारा तापीय रिएक्टर होता है उसमें रेडियो एक्टिविटी का उत्सर्जन ज्यादा होता है। और अब देखते हैं हम कि FBR जो रिएक्टर है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये क्या करता है, जो हमारा यूरेनियम जो होता है उसको 80 से 90% क्या करता है, यूज कर लेता है इसको। ठीक है, मतलब उसका शोधन करता है और डबल डबल प्रोसेस, मतलब बार बार इसको क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस भी करता रहता है। जबकि तापीय रिएक्टर क्या करता है, केवल 1% यूरेनियम का शोधन करता है। केवल 1% यूरेनियम जो है उसको काम में मतलब वापस से रिड्यूस कर पाता है, बहुत ही कम रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो ज्यादा बेनिफिट्स किसके हो गए, FBR के। इसीलिए इंडिया जो है वो इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में FBR रिएक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहा है। आगे चलते हैं कि भारत के कौन कौन से रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर है, कौन कौन से शोध नाभिकीय रिएक्टर है। तो भारत का जो फर्स्ट नाभिकीय रिएक्टर है अप्सरा, ठीक है, जिसका निर्माण 1956 में किया गया। ये भारत और एशिया का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर था। ठीक है, और साथ में ये कौन सा टाइप का रिएक्टर था, ये था कैंडू रिएक्टर, CANDU, कैंडू रिएक्टर। अच्छा, कैंडू रिएक्टर के बारे में मैंने पहले वाले वीडियोस में बता दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। साथ में ही हमारा अप्सरा अपग्रेडेड, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में हमारा एक नया रिएक्टर आ चुका है अप्सरा अपग्रेडेड, जिसको अपग्रेड के रूप में इसमें PWR, ठीक है, PWR और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर PHWR रिएक्टर के रूप में निर्माण किया जा रहा है। फिर है साइरस, जिसका निर्माण 1960 में किया गया। जर्लिना, पूर्णिमा 3 का हाल ही में निर्माण किया जा रहा है। जबकि पूर्णिमा जो है वो 1960s के बाद में किया गया था। फिर है R5 और कामिनी, ये सब क्या है, हमारे भारत के शोध नाभिकीय रिएक्टर है। वर्तमान में भारत में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। साथ में इनकी परमाणु ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी है, 6780 मेगावाट। साथ ही भारत जो है लगातार इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है कि परमाणु ऊर्जा जो है उसकी स्थापित क्षमता हम लगातार बढ़ती रहे। अब हम देख लेते हैं कि भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्क कर रहे हैं और कौन कौन से निर्माणाधीन हैं, सारे देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा तारापुर 1, तारापुर 2। ये महाराष्ट्र में बन रहा है, ये महाराष्ट्र में बन चुका है, जिसका निर्माण USA के सहयोग से किया गया है। और जो तारापुर 1 और 2 जो है वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर टाइप का है। कौन सा टाइप का है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। इसी तरह तारापुर जो 3rd और 4th है, तारापुर 3rd और 4th है, वो किस तरह का है, PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अगेन हम देखते हैं जो हमारा रावत भाटा है, रावत भाटा में जो बन रहा है RAPS 1-2 से लेकर RAPS 6, ठीक है। ये जो है हमारा जो मतलब रावत भाटा की जो यूनिट है वो 1 से लेकर 6 तक, जो जितनी भी 6 इकाइयां हैं वो हमारी है PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये कनाडा के सहयोग से बनाई गई है। इसी तरह है कल्पकम में बन रहा है हमारा परमाणु रिएक्टर, ये भी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इसकी दोनों इकाइयां जो है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। उसके बाद हम देखते हैं नरोरा UP, ये भी कैसी है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। फिर है काकरापार गुजरात, ये भी कैसी है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। फिर है कैगा कर्नाटक, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। कुंडकुलम तमिलनाडु, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। कुंडकुलम जो है वो रूस की सहायता से बनाई जा रही है और हाल ही में इकाई 6 को मान्यता दी गई है कि इकाई 6 का निर्माण किया जाएगा। अब देख लेते हैं कौन कौन सी निर्माणाधीन इकाइयां हैं। केगा कर्नाटक की 4 इकाई बन रही है PHWR पर,
फिर है काकरापार की 3rd और 4th बन रही है PSWR। रावत भाटा की 7 और 8 यूनिट बन रही है PSWR। तो भारत की अधिकांश जो है हमारी यूनिट्स है, पावर प्लांट की यूनिट्स है, वो सब किस में बन रही है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। क्योंकि ये क्या होता है, इफिशियंट भी होता है, साथ में क्या है, ये थोड़ा महंगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है हमारा थोड़ा महंगा पड़ता है, जबकि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या है, इजी है। प्लस में उसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है उसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं उसको उसकी प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर को भी अभी ज्यादा प्राथमिक दे रहे हैं। लेकिन हमारा इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम टोटली फोकस कर रहा है अभी आज के टाइम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर, जो कि थोरियम बेस होगा। थैंक यू गाइस, बाय।